आपने कल काफ़ी तनकीद भी की इस बजट के ऊपर जो कि हुकूमत ने पेश किया है, और आपने कहा कि अवाम दोस्त जो बजट है उसकी तवक्को थी, लेकिन जो दावा था हुकूमत का इसके बरक्स हुआ। तो जो तनख्वाहें बढ़ा रही है हुकूमत, जिसमें चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं, स्पीकर हैं, वो ये कह रहे हैं कि काफ़ी अरसे से उनको इंक्रीमेंट नहीं मिला था, बढ़ भी गया है, 20 लाख हो भी गया है। तो इतनी तनकीद क्यों कर रहे हैं आप फिर? मैं माजरत चाहता हूं अगर किसी को मेरी तनकीद नहीं अच्छी लगी। लेकिन देखें, जो और मैं मुबारकबाद भी देता हूं हमारे वज़राओं को कि जिनकी तनख्वाह 188% बढ़ी है। मगर मैं पूछता हूं किसी और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की कि आप में से किसकी तनख्वाह 188% बढ़ी है, या पंजाब एमपीए और मिनिस्टरों की तो 8-8-9-9 गुना परसेंट बढ़ी है। तो मैं इनसे भी पूछता हूं। तो जब आप ये कहते हैं कौम को कि आप कमर कस लें, कौम को ये कहते हैं कि ना सिर्फ तुम 38.5% तनख्वाहदार तबका देगा टैक्स, बल्कि उसके ऊपर हम 10% सरचार्ज भी लगाएंगे, 35% के ऊपर 10% सरचार्ज लगा के 38% टैक्स करेंगे। जब आप कौम को कह रहे हैं कि हमें कमर कसने की जरूरत है, तो फिर कमर हर जगह पे कसी जाए ना, मिनहासल कौम। ये तो नहीं हो सकता कि अशराफिया और हुक्मरानों को जो है आप मराद देते रहें, मराठी तबके को मजीद मराद देते रहें, और मिडिल क्लास गरीब लोगों को आप पीसते रहें। ये तो कुछ ज्यादती नहीं लग रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। इस पे मिनी बजट के आने का भी खदशा था, तो वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा कि कोई मिनी बजट भी नहीं आएगा। जो नाक़दीन थे उनकी बात गलत साबित हो गई। तो आपके नज़दीक कौन से एरियाज़ हैं जिनमें रिलीफ देनी चाहिए थी, नहीं दी हुकूमत ने? देखिए, पहले ये बात सोचें कि जो भी हुकूमत आज खर्चा करती है, या वो आज टैक्स लेती है, और अगर टैक्स नहीं लेती है और वो कर्ज लेती है, तो बैंकिंग सेक्टर से पैसे निकल जाते हैं। और दूसरा ये कि वो हमारे ऊपर आ जाता है कि आइंदा हमको वो कर्ज भी उतारना पड़ेगा हुकूमत का सूद के साथ। इसलिए इस बजट में हर पाकिस्तानी 31,000 अरब रुपया 31,000 अरब रुपया दे रहा है, 31,000 रुपया दे रहा है। हर पाकिस्तानी 31,000 रुपया दे रहा है। हम 8 अरब के ऊपर जो है वो सिर्फ सूद दे रहे हैं। तो हुकूमत को कर्ज लेने के भी हमको उसकी कॉस्ट आती है। अब आइए कि हुकूमत को क्या करना चाहिए था। तो पहले हुकूमत को अपने अखराजात कम करने चाहिए थे। पिछले साल इन्होंने बजट में 830 अरब रुपए रनिंग ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट रखे थे, ठीक, जो 22% ज्यादा था उसके एक साल पहले से। तो 830 अरब रखे, लेकिन वो भी आपको नाकाफी रहे, और आपने 886 अरब खर्च किए। जबकि आप खुद फरमा रहे हैं कि महंगाई का तनासब जो था, या इन्फ्लेशन का जो रेट था, वो 5% था, 5% से भी कम था। आप कह रहे हैं अफराद ज़र का रेट, लेकिन आपने फिर भी ओवर स्पेंडिंग करी और 860 अरब, 70 अरब, 80 अरब तक पहुंचे। अब 880 अरब रुपए जब आपने पिछले साल खर्च किए, तो फिर इस बार अगर आप कह रहे हैं कि 7% महंगाई होगी, तो फिर आपने क्यों पिछले साल के मुकाबले में 16% और पिछले साल के अखराजात के मुकाबले में 11% क्यों अखराजात बढ़ा दिए, और आपने 971 अरब रुपए रनिंग ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट रखवा दिए। और ये जो बात कह रहे हैं कि हमने खर्चा कम बढ़ाया, वो ये एक्चुअली कह रहे हैं कि क्योंकि शरह सूद कम हुई है और सूद की अदायगी कम करनी पड़ रही है, इसकी वजह से ये कह रहे हैं। लेकिन सच्ची बात यह कि रनिंग ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट इन्होंने बढ़ाया। इसी तरह पिछले साल 800 अरब रुपया इन्होंने खर्च किया पीएसडीपी में, और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ हुकूमत पाकिस्तान से ज्यादा खर्च कर भी नहीं सकती है। 800 अरब रुपए पिछले साल पीएसडीपी में खर्च किया, और जो होंगे जून के अंदर बहुत ज्यादा होंगे, तो भी 800 पहुंचेंगे। तो अगले साल इन्होंने 1000 अरब रुपए रखे। नहीं, इस पे मिफ्ता साहब, इस पे फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने भी बताया ना, उन्होंने कहा हुकूमती अखराजात इससे कम नहीं कर सकते, हमने जितना डिसिप्लिन दिखाना था वो दिखा लिया, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। देखिए, ये फाइनेंस सेक्रेटरी साहब बिल्कुल, इनका मौक़िफ़ ये ज़रूर होगा, लेकिन मेरा मौक़िफ़ इससे यकसर मुश्किल है, मुख्तलिफ है। और ये वज़ीर आज़म साहब का ये सवाबदीद था, और वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल कर सकते थे कि 800 की जगह 500 अरब रुपए कर देते, और उसको तो इन्होंने पिछले साल अगर 800 खर्च करें तो इस साल 500 अरब कर देते पीएसडीपी का। लेकिन इन्होंने 1000 करा। इन्होंने एमएनएज और एमपीएस को प्रोजेक्ट देना मुनासिब समझा। इस बजट के अंदर ये जो सूबे के भी जब बजट आएंगे, तो आप देख लेंगे कि तकरीबन 1000 अरब रुपया तो हमने सूबे के और वफाक के एमएनएज और एमपीएस के ऊपर मुख्तस किया होगा कि वो अपने शहरों में नालियां बनाए, अपने हलकों में। और उसकी खुद बुर्द आप जानते हैं मुझसे बेहतर कि 20% से लेकर 80% तक खुद बुर्द होती है उसमें। तो ये करना जरूरी नहीं था मेरे ख्याल से। तो ये प्रायोरिटीज होती हैं। जब आपका सिविल गवर्नमेंट मिसाल के तौर पर फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि 6% तनख्वाह बढ़ाएं, और तनख्वाह जो आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो था वो 5% के नीचे था, तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने 10% बढ़ाई तनख्वाह। तो तनख्वाह तो बढ़ाई, उसके अलावा आपने 16% जब खर्चे बढ़ाए, तो तनख्वाह तो आधे होते हैं, बाकी आधी चीजें क्या थी उसके अंदर, तो आपने 16 से ज्यादा 10% ज्यादा बढ़ा दिए।
तो वो पैसे किधर खर्च हुए? तो ये कहना कि हम अखराजात कम नहीं कर सकते, तो ये मुनासिब नहीं है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, एक प्रायोरिटी देख लीजिए गवर्नमेंट की, कि हम 92 अरब रुपए रेलवेज को देंगे, इनका खसारा पूरा करने, इनको नए थोड़े बहुत स्टेशन बनाने, थोड़ी बहुत सजावट करनी, ये वो, इसके लिए 92 अरब रुपए देंगे। लेकिन हमने एक महकमे को, रेलवे को, लेकिन हमने पूरे पाकिस्तान के जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं इनको हमने ग्रांट दिए 65 अरब रुपए की। तो ये हमारी प्रायोरिटी है कि हम रेलवे के नुकसान पूरा करने के लिए 92 अरब रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आला तालीम के ऊपर 65 अरब रुपए बस हो। और यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट भी 10 से 12% कम हुई है, ये कल के फिगर्स हैं। इसके अलावा मिफ्ता साहब, ये शब्बर जैदी साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि अनडॉक्यूमेंटेड जो ग्रे इकॉनमी है वो GDP के लगभग है पाकिस्तान में। ये फिगर 450 अरब डॉलर के अराउंड जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, और जो तकरीबन 75% से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस मुल्क में हो रही हैं वो कैश पर हो रही हैं। आपके दौर में भी एक स्कीम आई थी ताजरों को टैक्स नेट में लाने की, उसमें उतनी कामयाबी हासिल नहीं हुई। और शब्बर साहब ने ये बताया कि मेरे दौर में मैंने जब बैंक्स को बुलाया और मैंने ये कहा कि आप सब जो ये जो इनफॉर्मल इकॉनमी है या जो ग्रे एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं इनका डाटा लेकर आएँ, तो PTI के एक मिनिस्टर ने मेरे पास आकर ये कहा कि आप 5 दिन में अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, इस तरफ ना जाएं। इतना प्रेशर होता है फॉर्मलाइज करने को इकॉनमी में? देखिए, मुझे शब्बर साहब के साथ PTI में क्या हुआ मुझे उसका तो फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है, लेकिन इतनी गुजारिश जरूर करता हूं कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल है ना, उस पर इस वक्त 100 रुपया टैक्स है जी। अगले साल आप देखेंगे कि वो 120 रुपया हो जाएगा। एक आम मोटरसाइकिल ओनर जो होता है ना, वो रोज का 1 लीटर पेट्रोल भरवाता है, यानी कि आप वो रोज से आप उससे 120 रुपया टैक्स ले रहे हैं। जिस शख्स के पास 75 हजार रुपए की मोटरसाइकिल होती है, 75 हजार की होती है ना मोटरसाइकिल, 100 लाख रुपए की हो जाती होगी। जिसके पास लाख रुपए की ट्रांसपोर्ट का मोटरसाइकिल है, उससे आप रोज के 120 रुपए टैक्स या महीने के 3600 ले रहे हैं। लेकिन करोड़ों रुपए की दुकान रखने वाले से आप 3000 रुपए महीने के टैक्स नहीं ले सकते, तो ये जुल्म और ज्यादती तो है ना, ये एक शर्म की बात है। आप किसी से 50,000 रुपए की कोई नौकरी करता है, उसको आप टैक्स नेट में लेके आते हैं, लेकिन किसी के पास 1000 एकड़ की ज़राई अराजी हो, उसको आप उससे टैक्स नहीं लेते, तो ये बात मुनासिब नहीं है। अगर आप ये सोचें कि हम पिछले 15 साल से दुनिया में पीछे रहते हैं, पाकिस्तान की खुसूसियत ये हो गई है कि दुनिया ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करती है, हम नहीं कर सकते। हम अब ये मान गए हैं कि हम थोड़ी सी तरक्की करने जाते हैं तो अनसस्टेनेबल हो जाता है, और हमको फिर वापस से दुनिया भर में जाना होता है कशकोल लेकर के डॉलर्स दो तक। और ये अभी हुआ है, 2022 में हुआ है, 2018 में हुआ है, 2013 में हुआ है, ये 3-4 मरतबा 2010 के बाद हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह NFC अवार्ड है, लेकिन इस वक्त इसको छोड़ दें आप बात को। और पिछले 3 साल से हम हर साल गरीब होते जा रहे हैं। हम पर कैपिटा GDP, जिस तरह हमारी शरह नमू जिस स्पीड से ऊपर बढ़ रही है, जिस शरह से बढ़ रही है, उससे ज्यादा हमारी आबादी बढ़ रही है, तो औसतन हर पाकिस्तानी गरीब हो रहा है। इस सूरत हाल में अगर हम आज, जबकि दुनिया के अंदर एक फेवरेबल एनवायरनमेंट है पाकिस्तान के लिए, दुनिया में तेल सस्ता है, कमोडिटीज सस्ती हैं, फौज हुकूमत का साथ दे रही है, अपोजिशन मुंतशिर है, अगर आज भी शहबाज शरीफ साहब इस्लाहात नहीं करते और बुनियादी इस्लाहात नहीं करते और मुल्क की डायरेक्शन चेंज नहीं करते, तो हम इसी तरह रह जाएंगे। अब 1 साल और आपने इसी तरह निकाला, अगले साल 1 करोड़ लोग और गरीबत के नीचे चले जाएंगे। 45% जो फिगर्स हैं रेट ऑफ ग्रोथ के, इनको ट्रस्ट करते हैं आप? ट्रांसपेरेंट है ये? कुछ लोग डाउट कर रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल है और दरअसल जो नंबर है वो इतना बड़ा नहीं है। नदीमुल हक साहब ने भी ये बात की। अब मैं सिर्फ आपके नाजरीन के लिए छोटी सी बात कर देता हूँ, फिर वो खुद फैसला कर लेंगे कि पहले 3 क्वार्टर तक एवरेज ग्रोथ जो थी वो 1.77% थी, 1.77% फर्स्ट 3 क्वार्टर्स थी। चौथे क्वार्टर में आप बोल रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो 3 गुना बढ़ गई और 5.5% हो गई, 300% ग्रोथ बढ़ गई। तो कभी तारीख में ये नहीं हुआ होगा हमारे साथ, ठीक। और अगर ये 5.5% ग्रोथ थी, तो फिर आप अगर इतना ऊपर ग्रोथ होगी तो अगले साल फिर 5.5 होनी चाहिए, अगले साल वो फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4.2 होगी। तो सच्ची बात यह है कि ग्रोथ का नंबर जो है ना, ये घड़ा हुआ नंबर है। ये इससे हम और मैं और आप अमीर फील नहीं करते, हम ये नहीं समझते कि हम अमीर हो गए, हमको पता है कि हमारी पोजीशन क्या है। इससे सिर्फ हुकूमत की क्रेडिबिलिटी खराब होती है। हम जैसे नाक़दीन जो हुकूमत के होते हैं, वो जब हुकूमत आपको इन्फ्लेशन का नंबर देती है, हम बोलते हैं एकदम ठीक है, अफरात असर कम हुआ है। जब हुकूमत आपको देती है कि रेमिटेंस बढ़ी है, तो हम कहते हैं रेमिटेंस बढ़ी है, ये बात ठीक है, ये रिजर्व बढ़े, ये बात ठीक है।
लेकिन जब आप इस किस्म का नंबर देते हैं जीडीपी का, जो कि यकीन नहीं आता, और जो आपको पता है कि अक्टूबर में आप इसको रिवाइज करेंगे डाउनवर्ड्स, तो ये नंबर नहीं देना चाहिए था। मुझे पता है कि इन्होंने ये इसलिए नंबर दिया है कि 2.6% से तो आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर ये 2.7 नहीं बोलते तो आप लोग बोलते हैं कि देखो यार, तो पॉपुलेशन ग्रोथ से भी तुमने कम ग्रोथ दी है, इसलिए इन्होंने नंबर बढ़ा दिया। लेकिन सच्ची बात यह है कि नंबर कम है। और एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जो हुआ है कि उसका रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो 1% से भी नीचे आ गया है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे और इसमें तब्दीली फिर कैसे लाएं? एक तो टैक्सेशन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये किसी हुकूमती पॉलिसी का रिजल्ट है? बिल्कुल हुकूमती पॉलिसी का रिजल्ट है। देखिए, पंजाब में 90% फार्मर्स जो होते हैं वो, उनके पास 12 एकड़ से कम होती है। वो ओवर द इयर्स इनकी जायदादें इतनी बढ़ चुकी कि एवरेज फार्मर जो है 90% फार्मर स्मॉल फार्मर होते हैं, और उनके ऊपर टैक्स की कोई बात नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं हजारों एकड़ या लाखों एकड़ के अराजी वाले बड़े बड़े जिम्मेदारों की बात कर रहा हूँ। ये जो छोटे किसान होते हैं जो कि हुकूमत के वादे पर रिलाय करते हैं, इनके साथ ये पीडीएम की हुकूमत वादा खिलाफी कर चुकी है। जब आपने कहा था कि आप गंदम खरीदेंगे 3900 रुपए की, और फिर आपने नहीं खरीदा। इस साल आपने जब IMF के कहने पे गंदम की सपोर्ट प्राइस नहीं की, तो और ना आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसेस करे, ना आपने कोई कमोडिटी एक्सचेंज बनाए, ना कोई और इंतजाम किया, तो किसान ने 2000 रुपए मन गंदम बेची है, 2100 रुपए मन गंदम बेची है। ये सब सिंध में भी और पंजाब में भी, ठीक है। आज जो है वो 2400-2500 रुपए मन गंदम हो गई, और आप देखेंगे कि ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स ये बढ़ जाएगी। फायदा जो है वो तो स्टॉकिस्ट और इन्वेस्टर्स को हुआ है। लेकिन ये सिर्फ गंदम की कहानी नहीं है। गंदम, कपास, शुगर केन, गन्ना, मकई और चावल, इन 5 क्रॉप्स के अंदर कमी आई है। तो कहीं ना कहीं तो पॉलिसी में हुकूमत की सुकुम है ना। 5 क्रॉप एक साथ अगर गिर जाएं, अलग अलग टाइम पे जो हार्वेस्ट होते हैं, अलग अलग टाइम पे जो सो होते हैं, 5 क्रॉप अगर गिर जाएं, तो हुकूमत को शायद थोड़ी सी एरोगेंस नहीं दिखानी चाहिए और थोड़ी ह्यूमिलिटी दिखानी चाहिए कि यार हमने शायद कोई गलती करी है, चलो किसी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के कोई पॉलिसी को बेहतर करते हैं। सही। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो रॉट है, आप कह रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का नतीजा है। बहुत शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।